हेलो दोस्तों। तो आज से है कि नया अध्याय शुरू करने वाले हैं हम लोग। कौन सा भाई? अध्याय 6 है, कक्षा 6 का अध्याय 6। उसका नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। तो अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो पहले आपको कैसे करेगा? कहानी सुनाएगा। ठीक है, तो इसका शुरुआत करते हैं कहानी से। एक कहानी नहीं, दो तीन कहानी हम सुनेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कुछ कुछ चीज़ें इसके। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे, फिर जानेंगे, फिर हम पूर्णांक के बारे में समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, सब चीज़ देखेंगे। पहले कहानी पढ़ लेते हैं। तो ये कहानी होता है जो बहुत बढ़िया होता है। इसका कहानी नंबर 1 में जो है, ये पहला कहानी है, ये वाला पहला कहानी है, दूसरा कहानी है, फिर आगे चल के और एक कहानी मिलेगा। तो कहानी एकदम पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो कहानी क्या कहता है कि सुनीता, देखिए सुनीता एक लड़की है। तो सुनीता की माँ के पास 8 केले हैं। ठीक है, सुनीता है, उसकी माँ के पास 8 केला है। सुनीता को अपने मित्रों के साथ एक पिकनिक पर जाना है। अब सुनीता जो है उसको अपने मित्र के साथ, दोस्त के साथ, सहेली के साथ पिकनिक पर जाना है। ठीक है, वह अपने साथ 10 केले ले जाना चाहती है। अब सुनीता को चाहिए 10 केला। वो अपने साथ मित्र के साथ जा रही है पिकनिक पे, तो उसको 10 केला लेके जाना चाहती है। ठीक है, क्या उसकी माँ उसे 10 केले दे सकती है? ठीक है, अभी आप बताइए। देखिए, सुनीता के माँ के पास सिर्फ 8 केला है और भैया सुनीता को चाहिए 10 केला, पिकनिक घूमे जाना है ओकरा। ठीक है, तो 10 केला चाहिए और उसकी मैया के पास 8 केला है। तो क्या उसकी माँ उसको 10 केला दे सकती है? अभी तो नहीं दे सकती है। अब क्या करेगी? उसकी माँ थोड़ा जुगाड़ लगाएगी। कैसे जुगाड़ लगाएगी भाई? जाएगी किसी के पास, पड़ोसन के पास, चाहे कहीं पे जाके किसी से मांगेगी। ठीक है, तो उसके पास पर्याप्त केले नहीं है। ठीक है, उसके पास इतना केला नहीं है कि वो दे सकती है टोटल। इसीलिए वह अपनी पड़ोसन से 2 केले उधार लेकर उन्हें बाद में लौटाने का आश्वासन देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? देखिए, माँ तो माँ होती है भाई। 8 केला नहीं, 10 केला नहीं है, तो 8 ही केला था। तो वो पड़ोसन के पास चली गई, बोली कि हे, हमको 2 केला दे दीजिए, आपको हम बाद में दे देंगे। ठीक है, ऐसा बात है। ऐसा गांव देहात में चलता रहता है कि हम लोग एक पड़ोसन से कुछ ना कुछ मांगते हैं, फिर बाद में लौटा देते हैं। ठीक है, सुनीता को 10 केले देने के बाद उसकी माँ के पास कितने केले बचते हैं? उसके पास कोई भी केला शेष नहीं बचता है। सिंपल सा बात है भाई। सुनीता को 10 केला अगर दे दी तो उसकी माँ के पास एक भी केला नहीं बचेगा। काहे नहीं बचेगा? पहले उसके पास 8 केला था, फिर बाद में 2 केला किसी से उधारी मांगी, पड़ोसन से जाके उधार मांग के, और 10 केला हो गया। उसके बाद 10 केला सुनीता को दे दी। अब सुनीता भाई अपना 10 केला लेके पिकनिक मनाएगी सहेली लोग के साथ। ठीक है, परंतु उसे अपनी पड़ोसन के 2 केले वापस करने हैं। इसीलिए जब उसके पास कुछ और केले आ जाएंगे, मान लीजिए 6 केले, तो वह 2 केले वापस कर देगी और उसके पास केवल 4 केले बचेंगे। तो मान लीजिए कि सुनीता का माँ तो मतलब सारा केला दे दिए, तो 2 केला जो है वापस करना है पड़ोसन को। तो वो कब वापस कर पाएगी? जब सुनीता के माँ के पास केले आएंगे। तो मान लीजिए कि 6 केला आ गया, तो 6 में से 2 को दे देगी, तो 4 को बचेगा। ठीक है, एक कहानी ये हो गया। तुम कहानी को ध्यान से समझिएगा क्या होता है। दूसरी कहानी में आप देखिए, दूसरा कहानी में क्या है। देखिए, रोनाल्ड एक पेन खरीदने बाजार जाता है। रोनाल्ड एक आदमी है। ठीक है, वो पेन खरीदने कहाँ जाता है? बाजार जाता है। उसके पास केवल 12 रुपए हैं, परंतु एक पेन का मूल्य 15 रुपया है। ठीक है, अब देखिए, रोनाल्ड जब पेन खरीदने जाता है, वो रोनाल्ड के पास 12 रुपया है भैया, और वो पेनवा के दाम जो है, कलम का जो दाम है वो कितना है? 15 रुपया है। ठीक है, दुकानदार उसकी ओर 3 रुपए की राशि उधार के रूप में डायरी में लिख देता है। देखिए, अब क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पेन दे देगा आपको, लेकिन लिख देगा 3 रुपया उधारी है, बाद में दे देना हमको। ठीक है, 15 रुपया का पेन दे दिया आपको, 12 रुपया आप दिए, 3 रुपया बचा हुआ है, तो 3 रुपया आप कभी भी जब आपके पास आएगा तो लौटा दीजिएगा उसको। ठीक है, वही चीजवा को जो दुकानदारवा होता है वो किताब में नहीं, एक कॉपी में लिख लेता है। कहे कि उसके पास बहुत सारा ग्राहक आते रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा ग्राहक मान लीजिए उधार नहीं लेगा तो थोड़ी ना सबको याद कर पाएगा, इसीलिए कॉपिया में लिख लेता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सवाल क्या उठता है। परंतु वह किस प्रकार याद रखेगा कि उसे 3 रुपए की राशि रोनाल्ड को देनी है या उससे लेनी है? क्या वह
इस उधार की राशि को किसी रंग या चिन्ह से व्यक्त कर सकता है। अभी देखिए यहाँ पे बात ये है कि बहुत बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता है खाली उधारी वाला लिखता है, कभी कभी क्या होता है कि दुकानदारों के पास पैसा नहीं रहता है। मान लीजिए कि आप कुछ सामान लेने गए, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप सामान लिए 45 रुपया के, ठीक है, 50 रुपया के नोट दे दिए दुकानदार के, तो दुकानदार के पास मान लीजिए कि 5 रुपया का खुदरा नहीं है, चेंज नहीं है, तो बोलेगा कि एक काम कीजिए ना कि आप बाद में ले लीजिएगा, हम लिख के रख ले रहे हैं, ठीक है, मेरे पास अभी चेंज नहीं है तो आप बाद में ले लीजिएगा। अब बात यहाँ पे ये उठता है कि जो दुकानदार होगा वो चीज़ को लिखेगा कॉपिया में, तो कैसे लिखेगा? मान लीजिए किसी को पैसा देना है तो उसको कैसे लिखेगा, और किसी से पैसा लेना है उसको कैसे लिखेगा? तो यहाँ पे एकदम लंबा से लिखना होगा कि यहाँ रोनाल्ड है, रोनाल्ड से 3 रुपया लेना है, और कोई और दूसरा आदमी रहेगा, मान लीजिए संजेश, तो संजेश को 5 रुपया देना है, तो ये बहुत लंबा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा कुछ ऐसा एकदम छोटा सा लिखे उसको पता, मतलब वो सहायता हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेगा आप बताइए कि काला रंग से रंगेगा, हरा रंग से रंगेगा, ठीक है। ये आपको सोचने का यहाँ पे एक सवाल खड़ा कर दिया। देखिए ये कहानी, जब भी कहानी होता है आपके पास एक सवाल खड़ा करेगा। मैथ में अब आप पढ़ रहे हैं गणित, ठीक है, तो गणित में जो भी कहानी आपको बताया जा रहा है वो कहानी एक सवाल पैदा करेगा, ठीक है। इसीलिए इसके कहानी को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई इसका कहानी? क्योंकि ये कहानी एक सवाल देता है आपको, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे क्या क्या सवाल एक एक कहानी में आ रहा है वो याद करके रखते जाइए। तीसरा कहानी पे चलते हैं। तीसरा कहानी क्या कहता है कि रुचिका और सलमा एक संख्या पट्टी का जिस पर समान अंतराल 0 से 25 अंक अंकित हैं एक खेल खेल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक संख्या पट्टी है, यहाँ से 0 से लेके 25 तक इसमें अंकित किया गया है, ठीक है। अब क्या करती है, अब आगे जो करती है कि प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रारंभ में वे दोनों शून्य चिन्ह पर एक एक रंगीन टोकन रखती है। जैसे कि हम लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो लूडो में वैसे करते हैं ना, 0 पे रखते हैं, सांप सीढ़ी वाला खेलते हैं, तो वहाँ एक गोटी रखते हैं, फिर वहाँ से हम चलते हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ता है। इसी तरह से दोनों एक एक टोकन रखे हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, शून्य चिन्ह पर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ अपना अपना चिन्ह वाला रख दी है टोकन। अब क्या होता है, ये खेल थोड़ा अलग है। एक थैले में 2 रंगीन पासे रखे हैं और वे एक के बाद एक निकाले जाते हैं। देखिए क्या हुआ है कि एगो थैला रख ली है, एगो डिब्बा है, और 2 पासा है रंगीन, ठीक है। अब क्या किया गया है कि एक एक के बाद निकालती है, ठीक है। इन पासों में से एक पासा लाल रंग का है और दूसरा नीले रंग का है। 2 पासा रखा गया है एक थैला में, तो एक लाल कलर का है, एक नीला कलर का है। यदि पासा लाल रंग का है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होती है टोकन उतने स्थान आगे बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए कि लाल निकला, ठीक है। अब यहाँ पे थैला में रखा हुआ पासा, आप पासा देख नहीं रहे हैं तो आपको निकालना है एक पासा बिना देखे। अब मान लीजिए कि लाल निकालनी है और लाल को फेंकिए, फेंकने के बाद सबसे ऊपरे जो नंबर दिखेगा, अगर मान लीजिए कि 5 आता है तो 5 बार आगे बढ़ा दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगर रख दिया जाएगा अगर 5 आता है तो। अगर लाल पासा निकला तब, अगर नीला पासा निकला, यदि पासा नीले रंग का है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होती है टोकन को उतने स्थान पीछे कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि एक पहली बार पासा चला तो लाल निकला, तो लाल में 5 आया, ठीक है। अब दूसरी बार जब ये खेल को खेला तो मान लीजिए कि नीला पासा निकल गया। अब नीला पासा चलने के बाद मान लीजिए कि 3 आ गया, तो उसको तीन स्टेप पीछे चलना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा खेल चल रहा है। खेल समझ रहे हैं आप कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया खेल है। प्रत्येक चाल के बाद पासों को थैले में वापस रख दिया जाता है ताकि दोनों व्यक्तियों को दोनों पासों को फेंकने के समान अवसर मिले। हाँ, तो जब भी एक व्यक्ति पासा को चलता है उसके बाद वो पासा को थैला में फिर से रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसे कर करके खेल आगे बढ़ रहा है। जो 25वें चिन्ह पर पहले पहुंचता है उसे जीता हुआ माना जाता है। तो जो 25 नंबर पर पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा भाई। सांप सीढ़ी में ऐसे ना होता है, 0 से लेकर 100 तक रहता है और सांप ऊपर रहता है उसमें, तो वहाँ पे जो सबसे पहले 100 में पहुंचा वो जीत जाता है। वो सांप सीढ़ी वाला गेम वहाँ है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से इस गेम को खेला जा रहा है, इस खेल को खेला जा रहा है, ठीक है। वह खेलना प्रारंभ करती है, रुचिका लाल पासा प्राप्त करती है और उसे फेंकने पर 4 प्राप्त होता है। जो रुचिका लड़की रहती है उसको लाल पासा मिलता है।
और चौथे नंबर 4 मिलता तो यहाँ पे रुचिका खड़ी हो गई आके, ठीक है। अभी रुचिका कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस प्रकार वह टोकन के पट्टी पर 4 से अंकित स्थान पर रख देती है। सलमा भी थैले से लाल पासा निकालती है और उसे फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त करती है। इस प्रकार वह अपने टोकन को 3 से अंकित स्थान पर रख देती है। अब यहाँ पे देखिए, पहला जब खेल शुरू हुआ तो दोनों लोग का पासा लाल निकला। अब रुचिका थी, उसका कितना है, 4 आया तो 4 पे रखी, और सलमा थी उसको 3 पर आया तो यहाँ पे रखी सलमा यहाँ पे रखी और रुचिका यहाँ पे रखी, ठीक है। दूसरे प्रयत्न में रुचिका लाल पासे से 3 अंक प्राप्त करती है। अब दूसरा बार जब खेला गया खेल को तो रुचिका 3 लाती है। और कौन सा पासा भाई, लाल पासा में लाती है। तो मतलब क्या हुआ, लाल पासा में जब भी आएगा तो आगे बढ़ाया जाएगा, इस साइड बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गिनेगी 1 2 3, तो रुचिका पहुंच गई 7 नंबर पे। अब यहाँ पे रुचिका खड़ी है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं रुचिका को। तो रुचिका यहाँ पे 7 नंबर पे खड़ी है, ठीक है, प्राप्त करती है। और सलमा नीले पासे से 4 अंक प्राप्त करती है। अब सलमा का क्या हुआ कि वो नीले पासे से उसको नीला पासा मिलता है और 4 नंबर मिलता है। तो भाई सलमा तो पीछे जाएगी, कहे कि नीला पासा उठा ली है। अब 4 अंक आया तो पीछे 4 बार पीछे चलेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरे प्रयत्न के बाद वे अपने अपने टोकन किन किन स्थानों पर रखेंगे? सिंपल सा बात है भाई कि दूसरा प्रयत्न के बाद रुचिका जो रखेगी वो 7वां स्थान पर रखेगी और सलमा कौन से स्थान पे? जैसे 4 गिनिए, 1 2 3, तो यहाँ भाई 0 है, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। अब क्या भाई, यहाँ से सवाल उठता है कि कैसे किया जाए। यहाँ पे आ गया टेंशन, ठीक है। तो रुचिका आगे बढ़ती है और 3 + 4 + 3 अर्थात वो 7वें स्थान पर टोकन को रखती है, ठीक है। अब सलमा के पास कोई चारा नहीं है, तो अगर 4 बार पीछे चलेगी तो इधर कुछ रखने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करती है, 0 पे रख देती है। सलमा अपना टोकन 0 स्थान पर रखती है। रुचिका ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उसे 0 से पीछे होना चाहिए। अब रुचिका को हो गया दिक्कत। देखिए यहाँ पे कुछ घर नहीं था इधर, ठीक है, रखने के लिए। तो ये रुचिका तो आगे चल दी। सलमा क्या की कि सलमा देखी कि इधर कुछ नहीं है तो वो 0 पे रख दी, लेकिन 0 से पीछे होना चाहिए था। तो रुचिका बोलती कि देखो वो जो पासवा तुम चल रही है ना, वो 0 के पीछे रखना चाहिए कि हमारा 4 नीला का पासा में 4 आया है, ठीक है, तो हमको इससे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सलमा उसे सहमत हो जाती है। सलमा भी बोलती कि तुम भी ठीक बोल रही हो, परंतु शून्य के पीछे कुछ भी नहीं है, वे क्या करें। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि शून्य के पीछे इधर कुछ नहीं है रखने वाला, अब क्या किया जाए, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या ही लोग करता है कि तब सलमा और रुचिका ने इस पट्टी को दूसरी ओर बढ़ा दिया, ठीक है। उन्होंने दूसरी ओर एक नीली पट्टी का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया ये लोगों ने। अब देखिए पहले 0 से था, इस तरफ भी पट्टी लगा दिया। दोनों मिलके सलमा और रुचिका क्या कर दी, इस तरफ भी पट्टी लगा दी। इस तरफ जो पट्टी था उसका रंग क्या हो गया, नीला हो गया, ऐसा रख दिया। अब बोली सलमा, रुचिका बोली कि सलमा अब तुम यहाँ पे रख सकती है, ठीक है, ठीक है। अब सलमा ने सुझाव दिया कि चूंकि वह 0 से 1 स्थान पीछे है, इसीलिए इस स्थान को नीले 1 से अंकित किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब समझ जाइए कि नीला पे जब भी रहेगा, अगर नीला पे 1 है मतलब वो 0 से इधर है, ठीक है, 0 से बाएं साइड है, ठीक है। यदि टोकन नीले पर है तो नीले 1 के पीछे वाला स्थान नीला 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो नीला 2 होगा, नीला 1, नीला 2, नीला 3, तो मतलब नीला 3 है तो 3 पीछे है 0 से, नीला 4 है तो 4 पीछे है 0 से, ऐसा समझना है, ठीक है। इस तरह से किया गया। इसी प्रकार नीले 2 के पीछे वाला स्थान नीला 3 यही होगा। इस प्रकार से वे पीछे चलने का निर्णय लेती है, ठीक है। अगर कम आएगा तो भाई इधर चलना है, परंतु उन्हें नीला कागज नहीं मिला। अब देखिए ये लोग का देखिए कहानी ऐसा होता है, ये लोग तो पहले डिसाइड किया कि भाई अब क्या करते हैं कि नीला कलर लगा देते हैं, इधर नीला रंग लगा देंगे और 1 2 3 4 लिख देंगे। अब फिर क्या हुआ, ये लोग के पास नीला कागज मिल ही नहीं रहा था, ठीक है, नहीं मिला नीला कागज। तब रुचिका ने कहा कि जब हम विपरीत दिशा में चल रहे हों तो हमें दूसरी ओर एक चिन्ह का प्रयोग कर लेना चाहिए। अभी देखिए अब बोल रही है कि देखो अब नीला कागज तो मिल नहीं रहा है, अब एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार देखिए कि 0 से छोटी संख्याओं पर जाने के लिए हमें एक चिन्ह का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब नीला कागज नहीं मिल रहा था तो जो कागज था ओकरे में लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
लेकिन ये वाला चिन्ह लगा दिया, ये वाला चिन्ह जीरो के दाएं बाएं, मतलब इस साइड जो है जितना भी जीरो की इधर वाला सब किधर है, सब में क्या लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इन लोगों के पास नीला कागज अगर मिल जाता तो ऐसे चिन्ह नहीं लगाता भाई, नीला कागज मिला ही नहीं। सवाल देखिए, ये कहानी में एक प्रॉब्लम आया आपके पास। ठीक है, एक सवाल उठा, उसको कैसे बनाना है, इन्होंने इस तरह से सॉल्यूशन किया। ठीक है, इसके लिए उस संख्या के आगे ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ऋण चिन्ह बोलते हैं, माइनस चिन्ह इंग्लिश में, नेगेटिव साइन। ठीक है, इसको बोलते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऋणात्मक चिन्ह लगी हुई संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। देखिए, तो इससे क्या होता है कि जो भी संख्या जीरो से छोटी है, शून्य से छोटी है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये सब क्या है, छोटी संख्याएं हैं। ठीक है, और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ए वाला है। जो संख्या जीरो के सबसे करीब होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगा ऋण संख्या में। मतलब देखिए, जीरो यहाँ पे है और जीरो के करीब कौन सा संख्या, -1 है। ठीक है, ऋण 1, तो ये वाला बड़ा होगा किससे, ऋण 2 से बड़ा होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी समझते हैं, फिर एक सवाल आपको करने के लिए बोल दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल में क्या है, देखिए, मान लीजिए डेविड और मोहन ने जीरो स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि जीरो की दाईं ओर चले कदमों को ये चिन्ह से दिखाना है आपको, धन चिन्ह से, इसको धन बोलते हैं। ठीक है, निरूपित किया जाता है और जीरो की बाईं ओर चलने पे ये ऋण चिन्ह को से निरूपित किया जाता है। यदि मोहन शून्य के दाईं ओर 5 कदम चलता है तो +5 ऋण धन 5 से निरूपित किया जाता है। अगर मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए यहाँ शून्य है। ठीक है, शून्य से इधर चलेगा तो हम उसको प्लस से दिखाएंगे और शून्य से इधर चलेगा तो इसको माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, इसको ऋण बोलते हैं, इसको धन बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, यदि डेविड शून्य के ठीक है किया जाता है। अब निम्नलिखित स्थानों को प्लस या माइनस चिन्ह के निरूपित कीजिए। अभी देखिए, शून्य के बाईं ओर 8 कदम, तो शून्य क्या है, ये है शून्य, इसका बायां ओर इधर 8 कदम है तो ये +8 होगा। शून्य के दाईं ओर 7 कदम, तो दाईं ओर इधर से -7 हो जाएगा। इस तरह से आप इसके सवाल को कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। मेरे पीछे कौन आ रहा है, ठीक है, ये भी एक सवाल है, यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे देखिए, पिछले उदाहरणों में हमने देखा कि यदि एक ऐसी संख्या के बराबर चलना है जो धनात्मक है तो हम दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ऐसी संख्या जो धनात्मक संख्या तो इधर की ओर चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार केवल एक कदम चला जाता है तो उसे संख्या की परवर्ती, ठीक है, सक्सेसर प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ, एक ही कदम अगर चले, हम अगर 1 पे खड़ा है, 1 से 1 कदम चले हम दाईं ओर तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। तो 2 क्या है, 1 का परवर्ती क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 में खड़ा है, 3 से हमको चलना है, 1 कदम सिर्फ चलना है, तो 4 पे अगर चले तो 3 का परवर्ती क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, निम्नलिखित को परवर्ती लिखिए। अब ये जो संख्या दिया इसका परवर्ती लिखना है। तो 10 जो है, 10 का परवर्ती क्या होगा भाई, 10 में 1 कदम आगे चलिए, 1 अगर जोड़ते हैं तो 11 परवर्ती हो गया। ठीक है, 8 में 1 कदम आगे चलते हैं तो इसका 9 हो गया परवर्ती। उसी तरह से 5 का परवर्ती क्या होगा, 5 का परवर्ती -4 होगा। ठीक है, काहे कि 5 पे यहाँ पे है, हमको कल किधर चलना है, बाईं ओर चलना है, तो 5 का 1 कदम चलेंगे तो 4 पे पहुंचेंगे, -4 पे, तो इसका परवर्ती -4 होगा। ठीक है, यदि हमें ऋणात्मक संख्या के बराबर चलना है तो बाईं ओर चला जाता है, ऋणात्मक में भी बाईं ओर चला जाता है। किधर चला जाता है, बाईं ओर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बोलिए कि 5 बड़ा है भाई 4 तो हम 6 में चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप किधर चलना है, बाईं ओर चलना है, इधर इस ओर चलना है। एकदम ध्यान में, एकदम दिमाग में रखिएगा। आप उसी तरह से इन लोग का परवर्ती लिख के हमको कमेंट करके बताइएगा ये। ठीक है, यदि हमें ऋणात्मक संख्या के बराबर चलना है तो बाईं ओर चलना होगा। यदि बाईं ओर केवल 1 कदम चला जाता है, ठीक है, बाईं ओर अगर हम बाईं ओर चलेंगे 1 कदम, ठीक है, तो हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होगा। ठीक है, अगर अच्छा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऋणात्मक जो संख्या होता है उसमें बाईं ओर चला जाता है, मतलब इस तरफ चला जाता है, तो -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
यदि बाईं ओर केवल एक कदम चला जाता है तो उसे हम उस संख्या का पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, तो एक पहले को हम पूर्ववर्ती बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर हम जीरो में हैं तो जीरो से एक कदम बाएं ओर चले, ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, -1 में पहुँचेंगे। तो इसका जीरो का पूर्ववर्ती क्या होगा, -1 हो गया। अब 10 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, एक कदम पीछे चलना है तो -1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 8 का पूर्ववर्ती 7 हो जाएगा, 5 का पूर्ववर्ती 4 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 6 में है, 6 का पूर्ववर्ती क्या है, हमको बाईं ओर एक कदम चले तो भाई 5 में पहुंचे, तो 5 क्या हो गया, 6 का पूर्ववर्ती हो गया। ठीक है, समझ गया कि नहीं? हाँ हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे साथ एक चिन्ह लगाइए। मेरे साथ क्या बोला है, एक चिन्ह लगाइए। क्या है भाई, हम देख चुके हैं कि कुछ संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह का लगा होता है। ठीक है, ये चिन्ह लगा होता है, ऋण चिन्ह। उदाहरणार्थ, यदि हम दुकानदार को दी जाने वाली रोनाल्ड की देय राशि को दर्शाना चाहते हैं तो हम इसे इस चिन्ह से लिखेंगे। अब देखिए क्या हो गया कि हम अभी पहले हम पढ़े थे कि रोनाल्ड पेन जो खरीदने गया था तो उसमें 15 रुपये का पेन था। कितना का था भाई, 15 रुपये का पेन था। उसके पास कितना था, 12 रुपया था। तो वो 12 रुपये दे दिया दुकानदार को, दुकानदार के पास 12 हो गया। 12 में से 15 में से हम 12 घटा देते हैं तो कितना, 3 रुपया। तो दुकानदार 3 रुपया अपना डायरी में लिखता है उधारी, तो वहाँ पे क्या लिखेगा, -3 लिखेगा। मतलब क्या हुआ कि हमको 3 रुपया लेना है। ठीक है, तो ये चिन्ह लगा सकता है। तो नीचे एक दुकानदार का खाता दिखाया जा रहा है, कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री से लाभ प्राप्त और हानि को दर्शाया जाता है। ठीक है, वस्तु का नाम है सरसों का तेल, लाभ हुआ तो लाभ के लिए हम प्लस लगा देंगे भाई, हानि हुआ तो उसके लिए माइनस। उचित चिन्ह का निरूपण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे चिन्ह लगाना है आपको। हमारे पास क्या हो रहा है, लाभ होता है कब, हम जितने में, ठीक है, लाभ अगर हमको हो रहा है मतलब हमारा कमाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, पॉजिटिव साइन। चावल का हानि हो गया भाई तो ये माइनस साइन लगेगा इसमें। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से तो लाभ कितना हुआ भाई, 150, 250, हानि हुआ, इस तरह से दर्शाना है चिन्ह को। देखिए, चूंकि लाभ और हानि विपरीत स्थितियां हैं, इसीलिए यदि लाभ को प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाता है तो हानि को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाएगा इसको। ठीक है, प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं। उपरोक्त खाते में उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हमने 2 स्थान को भर दिया, बाकी आप भर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार की अन्य स्थितियाँ जहाँ हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं नीचे दी गई हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऊंचाई कम होती है। मान लीजिए कि ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, एक ऊंचाई है, तो हम अगर मान लिया 0 है, यहाँ पे आपको सरफेस है, ठीक है, धरती का अति है। ठीक है, इस प्रकार समुद्र तल से नीचे की ऊंचाई को हम ऋणात्मक संख्या से व्यस्त करते हैं। मान लीजिए कि समुद्र का तल ये है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब इधर समुद्र के तल से अगर नीचे जा रहे हैं तो -1, -2, ठीक है, -3, इस तरह से दिखाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, समुद्र के तल से अगर नीचे जा रहे हैं तो उसको हम ऋणात्मक से दिखा सकते हैं। ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं। और समुद्र के तल से ऊपर की ऊंचाई को हम धनात्मक संख्या से व्यस्त कर सकते हैं। तो अगर समुद्र का तल ये है, इसे ऊपर जा रहा है तो 1, 2, 3 ऐसे 1, 2, 3 ऊपर जाएंगे तो हम धनात्मक से दिखाएंगे और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक से दिखाएंगे। यदि कमाई गई अर्जित की गई राशि को प्लस चिन्ह से मतलब पॉजिटिव चिन्ह से निरूपित किया जाए तो खर्च की गई राशि को माइनस चिन्ह से, मान लीजिए कि आप कमाई कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, उसको हम किससे दिखाएंगे, उसको हम इससे दिखाएंगे अगर प्लस से। तो अगर जो खर्च कर रहे हैं उसको हम किससे दिखा देंगे, माइनस से दिखा देंगे। ठीक है, किया जा सकता है। इसी प्रकार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को प्लस चिन्ह से और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 0 डिग्री है मान लीजिए, ये 0 डिग्री से ऊपर मान लीजिए कितना 12 डिग्री मान लेते हैं, तो 12 डिग्री प्लस से, 0 डिग्री से नीचे अगर मान लीजिए 8 डिग्री तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, तो ये कम है 0 से, ये ऊपर है। इसी तरह से निरूपित किया जा सकता है। उदाहरण देख लीजिए, जो 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे तापमान को -10 डिग्री लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ सवाल दिया गया, प्रयास कीजिए, निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। समुद्र के तल से 100 मीटर नीचे, समुद्र का तल से 100 मीटर नीचे, तो नीचे के लिए हम क्या करते थे, माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करते थे, नेगेटिव चिन्ह का, ऋणात्मक का, तो -100 मीटर। ठीक है,
इसका यहाँ ये दिखाने का मतलब क्या हुआ कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री से 25 डिग्री तापमान ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको +25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या हुआ कि 0 से 25 डिग्री ज़्यादा है। तो बस ये जो चिन्ह होता है, इसको हम जब भी कोई विपरीत स्थितियाँ होती हैं हमारे पास, ठीक है, तब इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, आसानी होता है हमको समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं विपरीत स्थितियों को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। अभी तक के लिए यहाँ इसमें जितने भी सवाल हैं ये सब आप लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, यहाँ पे भी दिए गए हैं, ये भी सवाल कुछ हैं, ये सब बच्चे कुछ लगा लीजिए। यहाँ भी सवाल हैं, ठीक है, और इधर भी सवाल है, ये सभी सवाल लगा लीजिए, ठीक है।